Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आज की वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आपका आज का टास्क और दूसरे पार्ट में आपकी क्वेरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। टेक्निकल बूम में आपको ट्रांसपोर्ट और सोम पढ़ना है। ये आप YCT, AE और ESC PYQ से पढ़ोगे। ESC PYQ आप IAS मास्टर के ही चूज़ करोगे। तो इसमें आपको हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करने हैं YCT के, और हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन करने हैं ESC से। अगर आप इतने नहीं कर पाओ 2.5 से 3 घंटे में पर सब्जेक्ट, तो आप 5 क्वेश्चन से कम भी कर सकते हो ESC के, और इसके 6-7 क्वेश्चन भी कर सकते हो। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि हर एक सब्जेक्ट के, आई मीन टू से हर एक चैप्टर के आपको YCT और ESC के क्वेश्चन करने ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल पैकेज आप ESC 2019 को ओपन करोगे टेक्स्ट बुक में, या फिर आपके पास कोई भी सोर्स होगी, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 ट्राई करोगे। फिर से मैं बोल दूं, अगर 2.5 से 3 घंटे में आपके कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो 25 हो, 30 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी क्वेश्चन आप कर पाओ बस उतने करना और आगे बढ़ना। आगे चलते हैं शॉर्ट नोट्स और चैप्टर टेस्ट में। आप आज स्टील के, एनवायरनमेंट के और इरिगेशन के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करोगे सबसे पहले, और उसके बाद चैप्टर टेस्ट ट्राई करोगे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से। अगर आपने परचेज़ नहीं की है अब तक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, तो परचेज़ करना इंपॉर्टेंट है कि प्रो वर्जन इसका परचेज़ करना, ताकि आपको ये सब टेस्ट और PYQs मिल सके। तो इसमें आप चैप्टर टेस्ट 61 से 63 करोगे स्टील के, एनवायरनमेंट के 42 से 47, और इरिगेशन के चैप्टर 30 से 34। ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? आप सीधा सर्च करोगे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में SSC JEE सिविल 2023, तो आपके पास एक टेस्ट सीरीज़ खुल के आएगी। उसके अंदर चैप्टर टेस्ट करके ऊपर आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये सब स्क्रॉल होकर के आपके पास आ जाएंगे सभी चैप्टर टेस्ट, एनवायरनमेंट, स्टील, इरिगेशन वगैरह के। आप नीचे स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो ये आपका आज का काम है जो आपको कंप्लीट करना है। ये आप पूरी शिद्दत से करोगे तब आपका 10 से 12 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि अगर आपको होप है, अगर आप चाहते हो कि आप CPWD JEE बनो इसी साल, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको रिवीजन में दिक्कत हो रही है, आप फॉर्मूले भूल जा रहे हो, अल्टीमेटली सबका सोल्यूशन ये है मेहनत, कंसिस्टेंसी। अगर आप इतनी कंसिस्टेंसी, मेहनत दिखाओगे तो डेफिनेटली ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये टेम्प्ररी है। इनका सोल्यूशन सिंपल इतना है, मेहनत और कंसिस्टेंसी। इफेक्टिव स्टडी 10 से 12 घंटे की, नहीं कर पा रहे हो 8 घंटे की करनी ज़रूरी है, डेली करनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन 10-12 घंटे की पढ़ाई की और फिर 2-3 दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं। इसलिए मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि मोटिवेटेड रहो आप और डेली पढ़ाई कर सको। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सुबह बैठकर ये सोचने ना लग जाओ कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मैंने क्या पढ़ा था, या फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। इसलिए आपके लिए डेली वीडियो बनाई जा रही है। मैं अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी खुशी मिलती है ये करने में, अगर आप सक्सेसफुल होगे। बाकी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये है आपका आज का टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना है, और ये है टास्क 14। अब आते हैं क्वेरीज़ के ऊपर। पहली क्वेरी है मिस्टर वर्सेटाइल की। इन्होंने बोला है 2020 में डिप्लोमा करा है, एक्सपीरियंस नहीं है, 2020 में डिप्लोमा किया है, ठीक है। CPWD JEE जितने नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, चलो आपके नंबर कम आ रहे हैं। दूसरा BRO MES में अलाउड नहीं हूँ क्योंकि फ्रेशर डिप्लोमा, ठीक है, इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। MES और BRO आप लोगों के लिए नहीं है, मतलब आपके लिए नहीं है, ठीक है, मान लिया। मेहनत कर रहा हूँ, बस कोई भी होप नहीं है, लिटरली आई क्राई डेली, ठीक है। पहली बात तो अच्छा, आप ये मान के तो चल रहे हो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप MES और BRO तो निकाल लेते। एक बार ज़रा कट ऑफ देखना आप, MES और CPWD में कितना अंतर होता है दोनों में। तो ये आपके लिए है रिज़ल्ट SSC JEE 2022 का। BRO 323 गई, CPWD 347 गई फाइनल कट ऑफ, CWPRS गई 344, MES गई 338, और पोर्ट्स गई 343। आपका कंसर्न कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप MES तो निकाल लेते। चलो CPWD से कंपेयर करो, 338 348, 10 नंबर का अंतर। तब मेंस था, डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अंतर देखो दोनों के अंदर, ठीक है। अगर अभी के हिसाब से इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लिया जाए तो लगभग 3 क्वेश्चन का अंतर है। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? आपके दिमाग में है सब चीज़ें। आप मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, एक जनरलाइज कर रहा हूँ चीज़ को।
ये हमारा दिमाग है जो हमें बहुत सारे बहाने बना बना के रोक रहा है कि तेरे पास ये चीज़ नहीं है, तेरे पास वो चीज़ नहीं है, तेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, इसकी वजह से तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सब बहाने आपका दिमाग आपको बना के दे रहा है और आप उन पे भरोसा कर रहे हो। जब तक आप उन पे भरोसा करते रहोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होना होना है, बिल्कुल नहीं होना है। जब तक आप अपने दिमाग को यकीन नहीं दिला पा रहे हो ना कि तेरा सिलेक्शन होगा इस बार, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप पढ़ते रहो। पहली बात तो मन नहीं लगेगा, मन लगा भी लिया, लेकिन अगर आप दिमाग में ठान के बैठे हो कि इस साल तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, तैयारी करते हुए एग्ज़ाम जब देने जाओगे तब एक बारी में रख सकते हो दिमाग में कि मैं तो बस पेपर देने जा रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा देखी जाएगी। वो अल्टीमेटली अच्छा होता है, उसमें आप एंग्जाइटी रिलीव कर देते हो, लेकिन एक फ्री माइंड से पेपर लिखते हो। लेकिन प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि होना तो नहीं है सिलेक्शन, आगे तैयारी करता हूँ, तो फिर तो 99% चांस है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैंने कंपेयर करके आपको इसलिए बताया। 10 नंबर मतलब लगभग तीन तीन क्वेश्चन का अंदर मेंस के हिसाब से, अगर ऑब्जेक्टिव वाली बात देखी जाए तो ये एक एक्सक्यूज़ हो सकता है जो आपका दिमाग दे सकता है। एक दूसरा एक्सक्यूज़ जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, मान लो 108 गई जनरल की कट ऑफ, यूआर कट ऑफ गई है, ठीक है, आपके 109 नंबर है। आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है? आपका दिमाग आपको ये बोल रहा है कि जस्ट कट ऑफ क्लियर हुई है, CPWD तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो थोड़ा सा अंतर देखते हैं, जिसके थोड़े अच्छे नंबर आए हैं। 120 ठीक ठाक नंबर माने जाते हैं। कितना अंतर है? 11 नंबर का अंतर है। 11 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन, हार्डली 4 क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि हाँ 4 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं अल्टीमेटली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या 4 क्वेश्चन आप ज़्यादा मेहनत करके ओवरटेक नहीं कर सकते क्या? क्या इतना इम्पॉसिबल हो गया कि आपने जस्ट कट ऑफ क्लियर करी है तो आप मेंस में लीड नहीं ले सकते या CPWD नहीं उठा सकते? ये सब आपके दिमाग में है, दिमाग की उपज है। दिमाग आपको एक्सक्यूज़ बना बना के दे रहा है, आप उसको बिलीव कर रहे हो उस चीज़ पे। ये सब मिथ तोड़ो अपने। आपने प्री जस्ट क्लियर कर लिया, मेंस में पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप डायरेक्टली CPWD में एंटर कर सको। आपके ऊपर है। अभी भी मान लो, चलो ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, अब तक आपके दिमाग में थी, अभी भी आपके पास पूरा टाइम है। ये 10 दिन भी आप लग के मेहनत करोगे तो डेफिनेटली CPWD उठा लोगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो समराइज़ करूँ तो मैं, जितनी भी दिमाग में एक्सक्यूज़ेज़ आ रहे हैं आपके, उनको जाने दो। सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखो, जो आपको काम मिल रहा है DGP 2.0 में। DGP 2.0 छोड़ो, आप जो अपने डेली टास्क असाइन कर रहे हो खुद को, उनको डेली बेसिस पे कंप्लीट करो। 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि महीनों पहले करता तो हो जाता। 10 दिन का तो इस्तेमाल करके देखो। आपको लग रहा है 10 दिन में नहीं होगा, करके तो देख लो। 10 दिन में कितना कर पाओगे ये तो देखो। अगर DGP के हिसाब से चलोगे, डेफिनेटली 10 दिन में आपका एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, एक फुल टेस्ट भी दे दोगे आप। लेकिन अगर दिमाग में बैठ बैठ गया आपके कि नहीं होगा ये नहीं, तो 10 दिन में आप इतनी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जो जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है, उसके एक दिन के बराबर भी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को हटाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। मन कैसे लगेगा? जब आपको यकीन होगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। यकीन कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस तरह से मेहनत करोगे तो अच्छा, एक और चीज़, एक दिमाग से एक चीज़ और निकाल दो कि अच्छा जिसके 120 नंबर आए हैं क्या वो खाली बैठ जाएगा? नहीं, वो और ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो आपको अगर इस 120 नंबर वाले को बीट करना है तो आपको भी तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्या 5 घंटे 6 घंटे में बीट कर दोगे इसको? 4 क्वेश्चन की लीड लेके तो चल रहा है ना वो। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो लग रहा है आपको कि आपके नंबर कम है तो ज़्यादा मेहनत करो ना। आप मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, बस बैठ गए हो अगले साल के लिए। अगले साल भी नहीं होने वाला है। जब तक आपका एटीट्यूड नहीं चेंज होगा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तब तक चीज़ें नहीं होंगी। इसी साल लेना है सिलेक्शन, ठीक है? तो मेरी बात मानो, जो भी मैं आपको काम दे रहा हूँ उसको अच्छे से शिद्दत से कंप्लीट करो, सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट करो, और फिर जब नया टास्क आए उसको कंप्लीट करो। ऐसे 10 दिन और पढ़ लो, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार कुमार अभिषेक का। ये बोलते हैं कि भैया नमस्ते, टेस्ट मार्क्स 130 लास्ट 3 टेस्ट, ठीक है? आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके। मैंने लास्ट 12 ईयर्स ESC के क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कर लिए हैं एक बार। 12 ईयर्स के आपने ESC के क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यूथ के हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन और PW कोचिंग मेंस बैच के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक बार। लिटरली आपने बहुत मेहनत करी है।
आगे अब क्या करना चाहिए, बस मुझे एक वीकनेस पता है अपनी कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ। ठीक है, आपको भूलने की दिक्कत है, और यही भूलने की दिक्कत सिर्फ आपको नहीं है, दुनिया में हर एक बंदा है जिसको ये भूलने की दिक्कत है। जिसको नहीं है मतलब वो मशीन है। ये सिंपल सी बात है, हर कोई भूलता है, हर किसी को रिवीजन करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ नॉर्मल नहीं है कि आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, आगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स फुल याद नहीं है पर ऑलमोस्ट 70% याद है। 70% भी अबव एवरेज है। 70% क्या, 30-40% भी याद नहीं रह पाता, लेकिन 70% रिटेन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ? ईएससी के मार्क के लिए मार्क किए हुए क्वेश्चन दोबारा से करूँ, रिवीजन करूँ, या प्री ठीक है, आप ये पूछना चाहते हो कि आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो अब लास्ट के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। दूसरा, प्री में आपके 113.5 नंबर हैं एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, ठीक है, आपके मार्क्स 113.5 है, आपने इतना सब कुछ कर लिया है, आपको क्या करना चाहिए। ये आपके लिए नहीं, मैं सब लोगों के लिए बता देता हूँ। ठीक है, आपको आपको 3 पॉइंट्स पे वर्क करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक बार फुल टेस्ट तो देना पड़ेगा अपना। तो अब तक जिन लोगों ने फुल टेस्ट दे दिया उसको एनालाइज करो, और जिन्होंने फुल टेस्ट नहीं दिया है उसको फुल टेस्ट आज कल में ही दे दो। ठीक है, फुल टेस्ट देने के बाद आपको ये देखना है कि आपने अटैम्प्ट कितना किया। सही गलत की बात नहीं, अटैम्प्ट कितना करा। अगर आपने 60 या 60 से ऊपर अटैम्प्ट किया है, इसका मतलब आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, बहुत अच्छा परसेंटेज आपने कंप्लीट कर चुके हो, आप पढ़ाई कर चुके हो। तो एक तो चीज़ है जो आपने सही किए क्वेश्चन, एक तो यह है जो आपने अटैम्प्ट किए क्वेश्चन, और एक जो है अनअटेम्प्टेड। तो अटैम्प्टेड जो आपने कर लिया है, मान लो 60 आपने अटैम्प्ट किया है, इसका मतलब बहुत बड़ा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा, अनअटेम्प्टेड। अब अनअटेम्प्टेड में से भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो अनअटेम्प्टेड में क्वेश्चन वो होंगे जो कि कम इम्पोर्टेंट होंगे, एक होंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। सिंपल सी बात, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में वो चीज़ें जो आप सीख चुके हो, अल्टीमेटली जो आपको आती हैं या फिर आप सीख चुके हो, उसमें मे भी आपका सिली मिस्टेक में गलती हो गई हो, मे भी आपको रिवीजन करना पड़े उस चीज़ का, लेकिन वो चीज़ जो आपको आती है, यू हैव। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको यू हैव नॉट। एक तरह से ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये सब आपकी वीकनेस है। अब इन दोनों में भी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं। अब आपके लास्ट के 10 दिन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। डीजीपीपी को फॉलो करोगे तब भी यही चीज़ आएगी, नहीं फॉलो करोगे तब आप इस तरह से कर सकते हो। क्या चीज़, जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको आती है, वो आपका सबसे बड़ा पार्ट है सिलेबस का, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अब जो चीज़ आपको नहीं आती है, अब उसके अंदर अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको आती है वो तो ठीक है, उसको तो बार बार रिवीजन करना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसको तो सबसे ज़्यादा टाइम देना है। अगर ये दूसरी चीज़ छूट भी जाए, लेकिन जो चीज़ आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, वो गलत नहीं होनी चाहिए, उसमें सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रिवीजन की वजह से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला भूलने की वजह से गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले को ढंग से आपने कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं किया, उसकी वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली जो चीज़ आप पढ़ चुके हो बहुत बार, जो आपको आती है, उसमें से कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको उसको देना है। मान लो 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, 10 घंटे में से 7 से 8 घंटे आपको उसी चीज़ को देने हैं जो आपको आती है। उस पे आपने बहुत अच्छे से वर्क कर लिया, डेफिनेटली सिलेक्शन का रास्ता तो खुल जाएगा आपका बहुत आराम से। अब बचती है वो चीज़ जो आपको आती नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने अब तक एक बार भी नहीं पढ़े हैं, जो आपने अगर पढ़े भी हैं तो बहुत ऊपर ऊपर से पढ़े थे, आपको नहीं आते वो। अब उनमें से कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ होंगे जो बहुत कम इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मतलब जो PYQs में बार बार पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आगे भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। ये कैसे पता चलेगा? देखो, कॉन्सेप्ट्स वाली बात होती है। अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व है, ठीक है, उससे रिलेटेड और भी टाइप के क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो वो बार बार पूछा जाएगा। या फिर ऐसा भी कुछ समझ में ना आए, अगर उस टाइप के क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसको इंपॉर्टेंट मान लेना, जो अगर एक एक दो बार ही पूछा गया है तो उसको कम इंपॉर्टेंट मान लेना। सिंपल सी बात है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये चीज़ तो आप पढ़ ही रहे हो जो आपको आती है। जो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है उसका क्वेश्चन, उसको आपको पढ़ के सीखना पड़ेगा और इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और जो अनइम्पोर्टेंट है, जिसका एक बार पूछ लिया मुश्किल से 10 साल में क्वेश्चन,
उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, समराइज़ कर दूँ मैं, जो आपको आता है, ठीक है, उसको आपको 80% 70 to 80% टाइम देना है उसको। दूसरा, जो आपको नहीं आता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इम्पोर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट वो होगा जिसके PYQ बार बार पूछे गए हैं, उसके आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसके सिर्फ क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, उसके कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे और उसको कोशिश करोगे 70-80% में जो आपको आता है उसमें इंक्लूड करने की। जो अनइम्पोर्टेंट है, मतलब जो कि PYQs एक आधी बार पूछा गया है, एक बार या 2 बार पिछले 10 साल में, उसको आपको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है कि इसका अलग से ज़बरदस्ती का आप उसका कॉन्सेप्ट सीखो, भले ही वो एक बार पूछा गया है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके आपको क्या करना है, बस उसको छोड़ना नहीं है, उसको इस वे में पढ़ना है कि अगर एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप उसको कर दो, कि PYQ एग्जैक्टली सेम आ जाए तो उसको कर दो। इसका करने का सिंपल तरीका कि उसके आपको PYQs तो देख लेने हैं। अब ये कैसे इंश्योर होगा, टेक्निकल बूम में जब आपको करने के लिए कहता हूँ तो मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 100 में 10 चैप्टर हैं तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं। इस 10 क्वेश्चन करने से क्या इंश्योर होता है कि मान लो 9वां 10वां 8वां 7वां ये अनइम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपने इनके 10-10 क्वेश्चन कर लिए। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तब आप कर दोगे, इसका बेसिक क्वेश्चन रिपीट हुआ तब आप कर दोगे, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस हुआ आपने 10 क्वेश्चन किए हुए हैं तब आप कर दोगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए इन माइनर सब्जेक्ट को भी छोड़ना नहीं है। क्या इनको आपको अलग से बहुत टाइम देना है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, उसका कॉन्सेप्ट समझने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर दिख रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो नोट्स में भी मत जाओ, लेकिन एक्चुअली उन क्वेश्चन को देख लो, समझ लो कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो आप कर दो। लेकिन 5वां 6ठा 4था ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये आपने छोड़ रखे हैं, इनके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट भी आपको नोट्स में से देखने पड़ेंगे। आपको बात समझ में आई? जो आपको आता है उसको तो 80% टाइम देना है। आपको लगे कि बाकी मैं नहीं दे पा रहा हूँ टाइम, 100% मुझे इसमें देना है, तब भी आप कर सकते हो। तब भी आप 100 का 100% आप जो आपको आता है उसके ऊपर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? उसका रिवीजन करके, उसके शॉर्ट नोट्स देख के, उसके चैप्टर टेस्ट करके, उसके PYQ करके, बार बार उसके जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उनको करके, बार बार करो उनको। जो आपको आता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, वीकनेस पे ज़्यादा उतना ध्यान मत दो अब। लेकिन जो वीकनेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो बार बार पढ़ के, और जो कम इंपॉर्टेंट है, जिनमें से कम पूछा जा रहा है, उनको एटलीस्ट एक बार देख लो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी लास्ट 10 डेज़ की भी, और आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड भी। तो ये 2 क्वेरी में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, आप लोगों के दिमाग में होंगी। और अब इस अप्रोच से आप आगे चलोगे, अपने माइंड को क्लियर रखोगे कि आपके मार्क्स कितने भी आए हों, अगर आपने प्री क्लियर कर लिया तो मतलब आपने कुछ बात है। और अगर जो आपने कुछ बात है, अगर आप प्री क्लियर कर सकते हो तो मेंस भी क्लियर कर सकते हो और CPWD JEE भी बन सकते हो। तो बस यही मेरा मैसेज है आप लोगों को, अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।